उसने वो रात भी मेरी हवेली में गुजारी और लाडो की बातें सुनाता रहा। वो बातें 34 साल गुजरने के बाद आज भी मेरे हाफ़्ज़े पर नक्श हैं और मुझे यूं महसूस होता है जैसे ये कल का वाक़या हो। आज उसकी बातों पर कहानियों का गुमान होता है, लेकिन वो कहानियाँ न थीं, हैरत अंगेज़ वाक़यात थे जो रघु के साथ पेश आए। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे वालिद से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते जाते रहते थे और बाज़ औक़ात कई कई रोज़ क़याम करते थे। हमारी हवेली में गली के रुख जिसके सामने एक मंदिर का अहाता वाक़या था, खुली डेवड़ी थी। वही डेवड़ी मेहमान खाना के तौर पर इस्तेमाल होती थी। गली 10-12 फुट चौड़ी थी। मशरक़ी जानब मंदिर की दीवार थी और मगरबी जानब हमारी हवेली। मंदिर का दरवाज़ा शुमाल मगरबी रुख पर खुलता था, जिसके पास जामन का एक ऊंचा दरख्त खड़ा था। इसकी शाखें हमारे सैन के छत पर लटकी रहती थी। डेवड़ी से एक सीधी गली ज़नाना खाना के सैन में जाती थी। घोड़े घोड़ियाँ इसी अहाते में बांधे जाते थे जो डेवड़ी से मुअल्लक़ था। दूसरे लफ्ज़ों में ये अहाता ही अस्तबल का काम देता था। डेवड़ी की एक खिड़की अस्तबल में खुलती थी और खिड़की से थान पर बधी हुई लाडो दिखाई दे रही थी, जिसकी खुली आलम ने चारे से भर दी थी। हमारा लुंडी इसके सामने एक हकीर मच्छर नज़र आ रहा था। आलम का ये आलम था कि लाडो पर कुर्बान हुआ जाता था। कभी उसे पानी पिलाता, कभी चारा देखने के बहाने जाता और कभी रघु की हिदायत पर दाना डाल आता था। हम रघु का बायां हाथ बार बार देखते थे, जिसमें विक्टोरिया के पैसे के बराबर एक छेद इसकी अजीबो-गरीब बहादुरी की कहानी सुना रहा था। उस ज़माने में अगरचे जॉर्ज शीशम का ज़माना था, लेकिन मलका विक्टोरिया के ऐद के रुपए पैसे भी चलते थे। वो पैसा आज कल के 8 आने 50 पैसे के बराबर होता था, बल्कि उस ज़माने में तो कौड़ियाँ भी चला करती थी। बसाती की दुकान से 20 कौड़ी के एवज़ सरसों का आधी छटांग तेल मिल जाता था। वह ज़माना अब ख्वाबो ख्याल हो चुका। मैं आपको रघु की कहानी सुना रहा था। आलम ने डेवरी में इसके लिए बिस्तर लगा दिया था। इसकी चरपाई उस खिड़की के पास बिछाई गई थी जो अस्तबल में खुलती थी और जहाँ से वो हर वक्त लाडो को देख सकता था। शाम के खाने के बाद हम फिर रघु के पास आ बैठे। मेरी शाह सवारी के वाक़यात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, चौधरी, कल मैं तुम्हें लाडो की सवारी करवाऊंगा। रघु शराब पीने का आदी था। इस रोज़ भी अमृतसर के सरकारी खाने की बनी हुई मिठा माल्टा की बोतल इसके पास थी। वादलत को पता चला तो उन्होंने रघु को पीने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसने बोतल को हाथ भी नहीं लगाया। बोला, चौधरी जी, मैं जानता हूँ इस घर में 5 वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है। यहाँ शराब पीते हुए मुझे शर्म ना आएगी? मैं एक रात में मर नहीं जाऊँगा, फिर घर की बीवियाँ सुनेगी तो क्या कहूँगी? उसने शराब नहीं पी, बल्कि शराब के बजाय दूध का भरा हुआ गिलास पिया और हमें लाडो की बातें सुनाने बैठ गया। मलक के साथ इसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। मलक अलजवाया को तो खैर वो अपना बाप कहता था। इसकी दोस्ती दरअसल सुल्ताने के साथ हुई थी, जिसने उसे बर्छी का जख्म लगाकर छोड़ दिया था। जिस तरह उसने लाडो के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और उसे कड़े पैरे से निकाल कर ले गया, उसी तरह उसने सुल्ताने की दोस्ती का हक अदा कर दिया। रघु एक अजीब किस्म का आदमी और दोस्ती के रिश्ते को तमाम रिश्तों से मुकद्दस समझता था। उसने कहा, चौधरी जी, किसी को यार कहना आसान है, लेकिन यारी निभानी बहुत मुश्किल है। मेरे नज़दीक माँ और बाप के रिश्ते के बाद यार का रिश्ता सबसे अहम है। लाडो से मुझे इसलिए भी प्यार है कि इसकी वजह से मुझे सुल्तान जैसा यार मिल गया, जिसकी खातर मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। फिर वो बताने लगा, सर शमीर में मलक के डेरे पर आने जाने से सुल्ताने के साथ गहरी दोस्ती हो गई। इसी रात, जिस रात मैं लाडो को लेकर भागा, मुझे मालूम हो गया था कि सुल्ताना एक बहादुर गबरू और दोस्ती के काबिल है। चनाचा मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सुल्ताना 25-26 साल का जवान था। उसका बाप चौधरी कुर्बान अली पहली जंगे
अजीम में इस हिंदुस्तानी पलटन में सिपाही था जो अरब में तुर्कों के खिलाफ लड़ी थी, मगर चौधरी कुर्बान अली एक सच्चा मुसलमान था। उसने तुर्कों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया और अंग्रेज़ मेजर से साफ साफ कह दिया, मैं अपने मुसलमान भाइयों पर बंदूक नहीं उठाऊंगा। इस पर चौधरी कुर्बान अली का कोर्ट मार्शल किया गया और उसे एक तंग डरबे में बंद कर दिया गया। पाँचवें रोज़ जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी हालत बेहद ख़राब थी, लेकिन इस हालत में भी इसकी ज़ुबान पर एक ही फ़िक्रा था, मैं तुर्कों से नहीं लड़ सकता। जंग के बाद जब वो पंजाब में वापस आया तो इन पंजाबी सिपाहियों को ज़मीनें और इनाम दिए गए जो अरब में लड़े थे, लेकिन चौधरी कुर्बान अली को कुछ न मिला, बल्कि इसकी ज़ाती ज़मीन भी कब्ज़े से निकल गई थी। इसने मलक अल्लाह जवाया को इस ज़मीनों पर मज़ारे की हैसियत से काम शुरू किया और दयानतदारी से मलक को अपना गर्विदा बनवा लिया। सुल्ताना इसका इकलौता लड़का था। इसकी उम्र बमुश्किल 12 साल हो गई जब चौधरी कुर्बान अली चल बसा। मलक अल्लाह जवाया की अपनी कोई औलाद न थी। उसने सुल्ताने को अपना बेटा बना लिया था। चुनाचे चौधरी कुर्बान अली की वफ़ात के बाद उसका प्यार बढ़ गया और वह सुल्ताने से वाकई बेटे की तरह मोहब्बत करने लगा। सुल्ताना न सिर्फ कद काठ का मजबूत और हिम्मत का शेर था, बल्कि खुदा ने उसे शक्ल सूरत भी ऐसी बख्शी थी कि लोग देखते ही रह जाए। वो एक निडर, दिलेर और बांका गबरू था। सर शमीर की कई लड़कियां इस पर जान देती थीं, मगर सुल्ताने ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मैंने सुल्ताने से यारी कर ली थी, मगर मुझ में एक बहुत बड़ा ऐब है। मैं अपनी यारी में किसी तीसरे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जिसको यार कहता हूँ इसके लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन यह भी चाहता हूँ कि इसकी कोई बात मुझसे ढकी छुपी न रहे। अगर वो मुझसे कोई बात छुपाता है तो इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि उसे मेरी यारी पर भरोसा नहीं। मैं जब कभी सकी देश से बाहर के इलाके में जाता, सुल्ताने के लिए कोई न कोई तोहफा ज़रूर ले जाता था। उसने मेरी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था और मैं हमेशा इसी फ़िक्र में रहता था किसी तरह इसके एहसान का बदला चुकाऊंगा, मगर मुझे कोई मौका न मिल सका। सुल्ताने के साथ दोस्ती हुई तो इसके घर भी आना जाना हुआ और मैं इसकी बूढ़ी माँ को माँ जी कहने लगा। माँ जी बड़ी शफीक और मेहरबान औरत थीं। अगरचे मैं सिख था और वह मुसलमान, लेकिन वह गुरु की कसम खा कर कहता हूँ उसने कभी मुझसे परहेज़ नहीं किया। मैं जब भी जाता मुझसे माँ ही की तरह प्यार करती थी। मैंने अभी तक ये नहीं बताया, मैं बच्चा ही था जब मेरी माँ मर गई थी। मुझे चाची ने गोद में ले लिया था, लेकिन वो बड़ी सख्त गिर औरत थी। उसने प्यार की बजाय हमेशा डंडा इस्तेमाल किया। वह मुझे बेतहाशा पीटा करती और छोटी छोटी गलतियों पर गैर मामूली सजाएं देती थी। मैं प्यार को तरसता, लेकिन मुझे छिड़कियाँ सुनना पड़ती और चाची के थप्पड़ मुक्के और डंडे खाना पड़ते। यही वजह थी शुरू ही से मेरे दिल में बगावत का जज्बा अंगड़ाइयाँ लेने लगा था। सुल्ताना के साथ जारी हुई तो उसकी माँ मुझे पुत्र कहने लगी। वाह गुरु की कसम, मैं ये लफ्ज़ सुनने के लिए तरस गया था। बचपन में मेरी कितनी आरज़ू थी चाची कभी मुझे पुत्र कहकर बुलाए, मगर वो हमेशा मुझे लुच्चा, लफंगा, वेला जैसे दिल सोज अल्फाज से पुकारती थी और मामूली बात पर मार मार के मेरा बुरता बना दिया करती थी। 35 साल की उम्र में माँ जी की ज़ुबान से पहली बार पुत्र का लफ्ज़ सुनकर मेरी जो कैफियत हुई मैं बयान नहीं कर सकता। इस एक लफ्ज़ में कुछ ऐसी तासीर थी कि मेरा दिल पिघल गया। वो दिल जो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था, जिसने औरतों के कानों से सोने चांदी की बालियां नोचते वक्त कभी इनकी चीखों पर ध्यान नहीं दिया था, जो खून के छींटे उड़ाते और तलवारों से लोगों को लहूलुहान करने पर भी पत्थर का एक टुकड़ा ही बना रहा। सुल्ताने की माँ के होंठों से पुत्र का लफ्ज़ सुनकर कांप उठा। मेरे सीने में रखा हुआ पत्थर का टुकड़ा इस एक लफ्ज़ की गर्मी से पिघल कर पानी बन गया और ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। चौधरी जी, मैं बिल्कुल जानवर था। मैंने बड़े बड़े डाके मारे, तलवारों और बर्छियों से खेला, पुलिस से मर्दाना वार मुकाबला करता रहा और कोई माई का लाल मेरे सर को झुका न सका। लेकिन सुल्ताने की माँ ने एक लफ्ज़
पुत्र कहकर मेरी दुनिया ही बदल दी और मुझे याद दिलाया कि मैं जानवर नहीं, एक इंसान हूँ। एक ऐसा इंसान जिसे एक बूढ़ी औरत पुत्र कह सकती है। मुमकिन है आप हैरान हूँ, लेकिन मैं माँ जी के प्यार भरे शब्द को सुनकर बच्चों की तरह रो दिया। इसने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, पुत्र ए विच रोन वाली केड़ी गल है, जियो जिया सुल्ताना पुत्र रो जिया तू पुत्र। और इस फिक्रे को सुनकर मैंने महसूस किया कि मेरी माँ शमशान के वीराने से निकल कर मेरे पास आ गई है और उसने अपना प्यार मुझे बख्श दिया है। मुझे माँ जी में अपनी माता का रूप नजर आने लगा। वो बदनसीब माँ जिसका बेटा चाची की झिड़कियाँ सह सह कर और मार खा कर बड़ा हुआ था। मैंने माँ जी के चरण छू लिए और इससे लिपट कर देर तक रोता रहा। उसका हर फिक्रा मेरे कलीजे को काटता चला गया। पुत्र मावां दे दिल बड़े नाजुक होंदे ने। ਇਹ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ अपनी माँ ही समझ लें। और माँ जी के इस फिक्रे ने हमेशा के लिए मुझे अपना बना लिया। मैं उसे अपनी माता समझने लगा और उसने भी अपने बेटे की तरह मुझे प्यार किया। अब सकी देश में मेरा दिल नहीं लगता था और मैं अक्सर बाहर में चला जाता था। सुल्ताना मेरा जिगरी यार बन गया था। कत्तक का महीना था और गुलाबी जाड़े शुरू हो चुके थे जब मैंने सकी को पार किया और सर शमीर की तरफ चल दिया। मलक के डेरे पर आया तो यहाँ एक अजीब ही तब्दीली महसूस की। मैंने देखा मलक कुछ बुझा बुझा सा बैठा है। मैं जब कभी जाता वो आगे बढ़कर मुझे सीने से लिपटा लिया करता और खैर खैरियत पूछता था। फिर फ़ौरन अब्दुल या गुलाम रसूल को दूध लाने का हुक्म देता था। लेकिन इस मर्तबा मैं जब गया तो वो बदस्तूर चारपाई पर बैठा रहा। मैंने खुद ही आके बढ़कर उसके चरणों को हाथ लगाया। मलक के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो मुस्कुराहट जहर में बुझी हुई थी। रघु, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं कई दिन से तुझे याद कर रहा था।